सभी साथी फटाफट से बताइएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन को हम पढ़ रहे हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ने से पहले इसकी रूपरेखा को हम समझते हैं। तो बिजोलिया का जो प्राचीन नाम आपको देखने को मिलता है इतिहास के अंदर, तो विंध्यावली या विजयावली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये प्राचीन समय में मेवाड़ रियासत का एक छोटा सा हिस्सा था, फरगना जिसको हम बोल सकते हैं। और ये अभी वर्तमान में कहाँ आता है? वर्तमान में ये भीलवाड़ा जिले में आता है। और मेवाड़ राज्य का ये प्रथम श्रेणी का हम कह सकते हैं छोटा सा ठिकाना था। तो मेवाड़ श्रेणी का ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, यानी मेवाड़ रियासत का या मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और इसके संस्थापक किसको माना जाता है? तो इसके जो संस्थापक माना जाता है अशोक परमार को माना जाता है, जगनेर भरतपुर के। बात क्लियर हो गई? यहां तक तो हुई या नहीं? जल्दी से बताओ। बिल्कुल क्लियर हो गई आ गया सभी को? अच्छा भैया, यहां पर किसान रहते हैं, यहां पर किसान रहते थे। और वो किसान कौन सी जाति के थे? तो आपको ध्यान रखना है धाकड़ जाति के। यहां पर जो किसान रहते थे उनकी जात क्या थी? धाकड़ जाति के किसान निवास करते, बहुत ही ज्यादा इसमें यहाँ किसान रहते थे। और वो सर्वाधिक जो मात्रा देखने को किसानों की जो संख्या थी वो धाकड़ जाति की थी। तो यहाँ धाकड़ जाति के ज्यादा किसान रहते थे। क्लियर हो गया आगे सभी को? तो बिजोलिया किसान आंदोलन की रूपरेखा तो आप समझ चुके होंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन की रूपरेखा तो आप समझ चुके होंगे। देखिए पहली है विंध्यावली या विजयावली, इसका उपनाम है। कहां पर है? मेवाड़ रियासत, भीलवाड़ा वर्तमान में। मेवाड़ राज्य का ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इसका संस्थापक अशोक परमार जी, जगनेर भरतपुर को माना जाता है। किसान यहाँ पर कौन सी जाति के सर्वाधिक निवास करते थे? तो धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक निवास करते थे। बात क्लियर है? बिल्कुल बात क्लियर है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इस किसान आंदोलन के कारण क्या थे? तो यहां लिखो अगला टॉपिक, बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण। बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण, बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण, यानी कारण क्या थे? बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों हुआ? इसके कारण क्या थे? इसके कारण समझेंगे तो हमें टॉपिक और ज्यादा क्लियर होगा। और कारण नहीं समझेंगे तो खैर पढ़ते जाएंगे, हम भी पढ़ाते जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भाई पहले इसके कारण समझो कि भाई क्यों, किस कारण ये हुआ था। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा, यहां पर जो लगान ली जाती थी किसानों से वो 84 प्रकार की थी। तो सबसे पहला काम तो है, ये सबसे पहला कारण है कि यहां से 84 प्रकार की लगान ली जाती थी। तो 84 प्रकार की लगान ली जाती थी, लगान वसूलना पहला कारण। यानी किसानों से 84 प्रकार की लगान वसूला करते थे। अब आप सोचिए, आप सोचिए उस समय किसानों के साथ कितना अत्याचार करते थे ये अंग्रेज लोग, कितना अत्याचार करते थे शासक। तो आप सोचिए कि 84 प्रकार की लगान, बहुत अभी एक पर एक नगर निगम का टैक्स भरते उसमें तो अपन को जोर आता है, उसमें 84 प्रकार की लगान वसूलना किसानों से। तो 84 प्रकार की लगान वसूलना किसानों से, पहला कारण तो ये था, पहला कारण तो ये था भैया। क्लियर हो गया आगे सभी साथियों को? इसके अलावा यहां पर एक प्रथा चलती थी, लाटा कुट्टा प्रथा। कौन सी प्रथा? ये बहुत ज्यादा प्रचलित थी, लाटा कुट्टा प्रथा। ठीक है, लाटा कुट्टा प्रथा, ये भी एक लगान ली जाती थी, ये कर था भैया। क्या था? एक कर था। ठीक है, हो गया क्लियर आगे सभी को? लाटा कुट्टा प्रथा जिसको कर बोला जाता है, यानी लाटा कुट्टा प्रथा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आगे सभी को? इसके अलावा चंवरी कर। अब चंवरी कर क्या था? यानी चंवरी कर पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर, पुत्री के विवाह पर, विवाह पर लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर। और भाई ये तो अब यहां पर तो लड़की की शादी होगी तो भी टैक्स देना पड़ेगा। ये था चंवरी कर, इससे भी किसान बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और आगे चलकर एक और कर आ जाता है जिसको बोलते हैं तलवार बंधाई कर।
तलवार बंधाई कर ये भी एक कर था, यानी अगर कोई किसी के लड़का हो गया तो एक कर लिया जाता था, तलवार बंधाई कर। वो अगर मान लीजिए कि गद्दी पर बैठ रहा है तो उससे कर लिया जाता था तलवार बंधाई। उत्तराधिकार शुल्क जिसको हम कह सकते हैं बोलचाल भाषा में उत्तराधिकार शुल्क कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों? उत्तराधिकार शुल्क। हाँ भैया, यहां तक सभी को आगे क्या? ये प्रमुख कारण जो है बिजोलिया किसान आंदोलन के मैंने आपके सामने लिख दिया। हाँ भाई, लाटा कर क्या होता है, कूटा कर क्या होता है? देखो, लाटा कर वो होता है जो कि हम कह सकते हैं कि कटी हुई फसल पर कर, कटी हुई फसल पर जो कर लिया जाता था उसे अपन बोलते थे लाटा कर। और कुत्ता कर वो होता है जो खड़ी फसल पर लिया जाता था, खड़ी फसल पर जो कर लिया जाता था उसे कुत्ता कर कहते हैं। और जो कटी हुई फसल पर जो कर लिया जाता था उसे लाठा कर कहा जाता था। बात क्लियर है सभी साथियों के? बात क्लियर है यहां तक? कॉपी कर लिया सबने? भाई कॉपी कर लेना साथ का साथ, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो भैया अगला लिखना, बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण। हाँ भैया, बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? यानी हम कह सकते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख रूप से 3 चरण थे। प्रमुख रूप से कितने चरण थे भैया? 3 चरण थे। तो ये 3 चरण में मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं। ये लिखा मैंने फर्स्ट, यहां लिखा मैंने सेकंड, और यहां लिख देते अपन थर्ड। इन तीनों चरणों को भी एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रथम चरण क्या था? प्रथम चरण क्या था? प्रथम चरण का मतलब है कि 1897 से लेकर 1897 से लेकर 1915 तक चला, 1915 तक चला ये प्रथम चरण। प्रथम चरण 1897 से 1915 चला। दूसरे चरण की बात करते हैं तो 1916 से 1923 तक चला। दूसरे चरण की अगर मैं बात करूं, देखो प्रथम चरण 1897 से लेकर 1915 तक चलता है, दूसरा चरण 1916 से लेकर 1923 तक चलता है, और तीसरे चरण की बात मैं करूं तो 1924 से लेकर 1941 तक आ गया। ये तीसरा चरण है। ये 3 चरणों में डिवाइड मैंने कर दिया इसको, ये 3 चरणों में डिवाइड मैंने इसको कर दिया, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब तक था? तो आपको ध्यान रखना है 1897 से लेकर 1915 तक का प्रथम चरण था। उसके बाद 1916 से लेकर 1923 तक दूसरा चरण था, और उसके बाद 1924 से लेकर 1941 तक तीसरा चरण था। ये मैंने आपको 3 चरणों के बारे में बता दिया। अब यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रथम चरण जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपको ध्यान रखना साधु सीताराम, साधु सीताराम दास। ठीक है, तो प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना साधु सीताराम दास। लिख लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फतेह करण चारण, फतेह फतेह चारण लिख लो, फतेह करण चारण, ब्रह्मदेव लिख लो, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव एक एक लिख लो। नानजी वे ठाकर जी पटेल, नानजी वे ठाकर जी पटेल, और शायद शासक थे राव कृष्ण, राव कृष्ण। हाँ, इस समय शासक थे बिजोलिया के राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह। ये लिख लो प्रथम चरण, ये लिख लो जल्दी से, प्रथम चरण लिख लो जल्दी से भैया। साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण, ब्रह्मदेव, नानजी वे ठाकर जी पटेल, इसके अलावा राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह। लिख लिया सभी ने? ये प्रथम चरण के प्रमुख पात्र थे। लिख लिया सभी ने भैया? लिख लिया? चलो भैया
अब अपन बात करते हैं दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण की मैं बात करूं साथियों, दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक यहां जुड़ गए थे। दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक, जिनका उपनाम भूप सिंह है ना, याद रखना। विजय सिंह पथिक यहां जुड़ चुके थे। विजय सिंह पथिक जुड़ चुके थे। गणेश शंकर विद्यार्थी, जिसको जीएस विद्यार्थी बोला जाता है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी लिख लो। विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी लिख लो। महादेव देसाई, महादेव देसाई, इसमें उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। यहां पर प्रमुख उपरमाल पंच बोर्ड, यहां पर उपरमाल पंच बोर्ड गठित किया गया था दूसरे चरण में। उपरमाल पंच बोर्ड गठित किया गया था, ठीक है। हाँ भैया लिख लो जल्दी से, उपरमाल पंच बोर्ड गठित किया गया था। अब अपन बात कर रहे हैं तीसरे चरण। ये तो मैंने डिवाइड किया ना, तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरे चरण की बात करें तो 1924 से 1941 में हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, ठीक है। तो यहां आपको एक एक चीज लिखवा रहा हूं मैं। हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, राम नारायण चौधरी, जमनालाल और माणिक्यलाल, माणिक्यलाल वर्मा। कई बार आता है, ठीक है, किस किस ने कब कब नेतृत्व किया था, तो ये मैंने सारे लिख दिए। ये मैंने सारे लिख दिए क्योंकि जो जो क्वेश्चन आता है वो मैं एक साथ लिखवा देता हूं, ताकि क्या होता है कि आपको भी पढ़ने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो, हमें भी समझाने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो, और एक इजी और स्मार्ट पैटर्न आपको मिल जाए। हाँ भैया देखो, क्वेश्चन आता है कि प्रथम चरण का नेतृत्व किस किस ने किया, तो साधु सीताराम दास आपको याद रखना है। साधु सीताराम दास आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है साथियों, इसके अलावा आपको याद रखना है फतेह करण चारण, ब्रह्मदेव, नानजी वे ठाकर जी पटेल और राव कृष्ण सिंह। दूसरे चरण की बात करते हैं तो विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, महादेव देसाई, उपरमाल पंच बोर्ड। तीसरे चरण की बात करते हैं तो प्रमुख हरिभाऊ उपाध्याय थे, जुड़ गए थे, जमनालाल बजाज, राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, ये तीसरे चरण में जुड़ चुके थे। हाँ भाई क्लियर हो गए यहां तक, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो गया क्या, आगे सभी साथियों के समझ में। चलो भाई अब अपन शुरू करते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ और कितने समय तक चला। यानी राजस्थान के अंदर जितने भी किसान आंदोलन चले थे, ये सबसे लंबा और संगठित किसान आंदोलन माना जाता है। प्रश्न आता है राजस्थान का सबसे लंबा और संगठित किसान आंदोलन कौन सा है, तो फिर आपको बिजोलिया किसान आंदोलन को राइट करना होगा। ठीक है साथियों, हो गया क्लियर। तो बिजोलिया किसान आंदोलन वो है जो सबसे लंबा और संगठित किसान आंदोलन माना जाता है, सबसे लंबा और संगठित किसान आंदोलन माना जाता है। ठीक है साथियों, यहां तक क्लियर है सभी साथियों के। जल्दी से यस लिखो, जल्दी से यस लिखिएगा साथियों। चलो भाई अब इसकी रूपरेखा, एक मिनट। हाँ भैया, अब बिजोलिया किसान आंदोलन की रूपरेखा, बिजोलिया किसान आंदोलन की रूपरेखा अब आपको समझनी पड़ेगी। बिजोलिया किसान आंदोलन की रूपरेखा अब आपको समझनी पड़ेगी कि बिजोलिया किसान आंदोलन कैसे शुरू हुआ, कैसे शुरू हो गया। ये सारी बात है सन 1894 की। कब की बात है, सन 1894 की बात है। बात कब के साथियों, सन 1894 की बात है। 1894 में यहाँ के जो किसान थे वो इतने परेशान हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे, क्योंकि उनसे विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे।
और जब ये कर लिए जाते थे तो किसानों ने सोचा यार कि ऐसे तो हम जो भी कमाएंगे और सारा ही फिर इनको दे देंगे, तो हम फालतू ही मेहनत क्यों करें। तो उसने कहा बात तो सही है। तो यहाँ के सभी किसानों ने कहा कि हमें यहाँ के जो प्रमुख शासक है उनको सूचना देनी चाहिए। तो इन्होंने एक संगठित सभा बुलाई, और वो सभा कब बुलाई थी? सन 1894 में। बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु हो गई थी। बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु हो गई थी सन 1894 में। बिजोलिया के राव बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु भोज का कार्यक्रम था। मृत्यु भोज का मृत्यु भोज की बैठक थी। बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु भोज की बैठक थी। ठीक है, क्लियर हो गया आगे सभी को। तो जब ये बैठक थी तो उन्होंने सोचा, सभी किसानों ने सोचा कि भाई अपन जब इतने प्रकार की संगठित सभा चल रही थी, जैसे जो 12 दिन की बैठक की जाती है, तो ऐसे मृत्यु भोज की बैठक थी, तो बहुत गांवों के लगभग 10 से 12 गांवों के यहाँ पर किसान लोग आए हुए थे। तो उन सब ने कहा कि हमें जो विभिन्न प्रकार के यहाँ के जो शासक जो कर ले रहे हैं, हमें इसकी सूचना शासक कृष्णदेव को करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था कि बिजोलिया के राव गोविंद दास की जो मृत्यु भोज की बैठक थी, तो सबने मिलकर जागीरदारों के खिलाफ शिकायतें करने का एक अभियान चलाया। और इन्होंने यहाँ के जो शासक थे राव कृष्ण सिंह से मुलाकात करके विभिन्न प्रकार की करों के बारे में, विभिन्न प्रकार के करों को समाप्त करने का आग्रह किया। यानी इस सभा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि विभिन्न प्रकार के जो कर लिए जा रहे हैं उनको समाप्त किया जाए। क्लियर हो गया आगे सभी? हो गया क्लियर? क्योंकि यहां पर उस समय 84 प्रकार की विभिन्न प्रकार की लाग बाग कर ली जाती, तो आप ये भी लिखो 84 प्रकार की लाग बाग कर ली जाती थी। लाग या कर वसूला जाती थी। तो आप सोचो कि 84 प्रकार की कर वसूला करते थे। ये 84 प्रकार की जो कर थे उनसे यहाँ के किसान क्या होते हैं? परेशान हो गए थे। उनसे यहाँ के किसान क्या हो गए भैया? परेशान हो गए। उनसे यहाँ के किसान क्या हो गए? परेशान हो गए थे। क्लियर हो गया? अब सुनिएगा। अब बिजोलिया के राव गोविंददास की मृत्यु पर तो किसानों ने ये प्लान बनाया था, लेकिन क्या हुआ था? ये प्लान सफल होता है या नहीं सफल होता है? इस प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाया गया, क्योंकि इस समय भी किसी प्रकार की कोई शिकायतों पर जो किसान लोग बैठक हुई थी, बैठक में किसी प्रकार का कोई विशेष उन्हें मतलब इन करों को कम करने का विशेष कोई भी प्रावधान नहीं मिला। तो क्या होता है, आगे चलकर बात आती है सन 1897 की। कब की बात आती है? सन 1897 की बात थी, सन 1897 की। और गांव था गिरधारीपुरा। कौन सा गांव था? गिरधारीपुरा। तो बात है 1897 की, और यही का एक गांव है जिसका नाम है गिरधारीपुरा गांव। यही का एक गांव है जिसका नाम है गिरधारीपुरा गांव। गिरधारीपुरा गांव, ठीक है, गांव का नाम है गिरधारीपुरा गांव। और यहां के धाकड़ किसान गंगाराम जी, धाकड़ किसान गंगाराम जी की
मृत्यु भोज के अवसर पर सभी धाकड़ किसान एकत्रित हुए। सभी धाकड़ किसान एकत्रित हुए। सभी धाकड़ किसान एकत्रित हुए। अब आप सुनिएगा, 1897 की बात है, गिरधारीपुरा गांव है और गंगाराम जी धाकड़ हैं उनकी मृत्यु भोज का आयोजन रखा गया था। तो यहाँ पर सभी जो धाकड़ किसान थे वो क्या हुए थे, यहाँ पर एकत्रित हुए थे। ठीक है, यहाँ पर एकत्रित हुए और इन्होंने निर्णय लिया कि भाई ऐसा करते हैं, यहाँ के शासक कृष्ण सिंह हमारी बात नहीं मान रहा है, तो क्यों नहीं हम इसकी शिकायत उदयपुर के महाराणा को करें। उदयपुर के महाराणा को करें। तो इन्होंने क्या किया था, उदयपुर के महाराणा को शिकायत करने के लिए नानजी पटेल और ठाकर जी पटेल को इसकी जिम्मेदारी दी। नानजी पटेल और ठाकर जी पटेल को क्या दी, जिम्मेदारी दी। तो देखिए 1897 में गांव गिरधारीपुरा में धाकड़ किसान गंगाराम जी की मृत्यु भोज का कार्यक्रम था, मौसर का कार्यक्रम था। यहां पर सभी लोग एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के बाद नानजी पटेल वे ठाकर जी पटेल को नानजी पटेल वे ठाकर जी पटेल, आप एक एक चीज लिख लेना, मैं लिखवा। नानजी पटेल और ठाकर जी पटेल को उदयपुर जाकर नानजी पटेल और ठाकर जी पटेल को उदयपुर जाकर यानी उनको बोला कि भाई उदयपुर जाना है और महाराणा फतेह सिंह को शिकायत करनी है। तो उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह को शिकायत करने के लिए भेजा, शिकायत करने को कहा, करने के लिए भेजा। बिल्कुल, नानजी पटेल और ठाकर जी पटेल को कहा कि भाई ऐसा करो कि ये कृष्ण सिंह जो हमारी बात तो नहीं मान रहा है, तो ऐसा करो आप क्यों नहीं हमारे जो उदयपुर के शासक थे महाराणा फतेह सिंह, उसको जाकर ये शिकायत का जो पर्चा है उसको थमा दो और उसको बताओ कि भाई हमारे इस क्षेत्र के अंदर, हमारे इस ठिकाने में बहुत प्रकार की करें ली जाती है और हम बहुत ज्यादा परेशान हैं और हम इतने करें नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि हम खेती करते हैं, जो भी खेती करते हैं सारा तो वो लूट कर ले जाते हैं, फिर हम तो भूखे मर जाते हैं, हम क्यों फालतू मेहनत करें। तो किसानों ने निर्णय लिया और निर्णय लेकर दो भाई नानजी पटेल और ठाकर जी पटेल को जिम्मेदारी दी कि आपको उदयपुर जाना है और महाराणा फतेह सिंह को इस शिकायत के बारे में सूचना देनी है। तो बिल्कुल वो तैयार हो गए और वो उदयपुर जाते हैं। बिल्कुल वो तैयार हो गए और उदयपुर जाते हैं। ठीक है, अब सुनिए साथियों क्या होता है। वो तैयार हो गए, वो उदयपुर जाता है। महाराणा प्रताप ने उनका लेटर, सॉरी महाराणा प्रताप क्या, महाराणा फतेह सिंह ने उनका शिकायत पत्र स्वीकार किया, उसको पढ़ा और राव कृष्ण सिंह को सूचना दी कि भाई आप थोड़ा टैक्स को कम कर दें। ज्यादा दबाव नहीं बढ़ाया। तो ज्यादा दबाव नहीं बढ़ाया तो यहाँ के जो कृष्ण सिंह थे और ज्यादा हौसले बुलंद हो गए उनके। उन्होंने कहा देखो भाई ये लोग पहले शिकायत कर चुके हैं और इसका कोई प्रावधान मुझे नहीं मिला है, शिकायत करने पर भी मैं नहीं दबने वाला हूं। उसने कहा अच्छा तुम ज्यादा शिकायत करो, लो मैं आप पर 1 करोड़ कर ठोक देता हूं। उसने 1 और कर ठोक दिया, बोले अब चंवरी कर लगेगा आज से। बोले चंवरी कर क्या होता है, चंवरी कर होगा अगर आप अपनी पुत्री का विवाह करोगे तो 5 रुपए का टैक्स आपको देना पड़ेगा, 5 रुपए का चंवरी कर देना पड़ेगा। तो यहां से ठाकर जी के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए, यहां से राव कृष्ण सिंह के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए। भैया आगे सभी साथियों को तो देख लीजिए। अब यहां सर आगे लिख लो आप, इसकी कॉपी कर ली सबने, कॉपी कर ली सभी ने। अब सुनो, अब सुनो क्या हुआ था। राव कृष्ण सिंह ने उदयपुर
उदयपुर जाने वाले, उदयपुर जाने वाले नानजी, नानजी वे ठाकर जी पटेल को, नानजी वे ठाकर जी पटेल को, नानजी वे ठाकर जी पटेल को निष्कासित कर दिया, निष्कासित कर दिया। अब आप इसका मतलब समझना, ठाकर जी पटेल और नानजी पटेल को, ठाकर जी पटेल और नानजी पटेल को किसने निष्का दी? राव कृष्ण सिंह ने उदयपुर जाने वाले नानजी पटेल व ठाकर जी पटेल को ऊपरमाल से, ऊपरमाल की जो जागीर है, ऊपरमाल की जागीर से, ऊपरमाल की जागीर से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। बोले अच्छा तुम मेरे बारे में शिकायत करोगे, तो पहले तो तुम्हें मैं यहां से रवाना करता हूं। आज के बाद तुम इस इलाके में मेरी इस जागीर में नजर नहीं आने चाहिए। उनको हटा दिया, उनको वहां से भगा दिया, निष्कासित कर दिया। बोले इनको बाहर निकाल दो, मेरे खिलाफ शिकायत करने के लिए तुम वहां गए थे, ठीक है मैं तुम्हें निष्कासित करता हूं, आज से तुम यहां दिखने नहीं चाहिए। इन दोनों को बेचारों को निष्कासित कर दिया और कहा हाँ आज से एक नया कर मैं तुम पे ठोक रहा हूं, ठीक है। तो आप सुनिएगा, ऊपर माल की जागीर से इनको क्या कर दिया है? इनको निष्कासित कर दिया। और 1903 में, सन 1903 में, सन 1903 में, सन 1903 में राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह ने एक नया कर, एक नया कर और लगा दिया, एक नया कर और लगा दिया, जिसका नाम, जिसका नाम चंवरी कर रखा, जिसका नाम चंवरी कर रखा। बिल्कुल आप ये भी सुन लेना, 1903 में यहां के जो राव कृष्ण सिंह थे उन्होंने एक नया कर लगा दिया और वो था चंवरी कर। चंवरी कर क्या था? ये पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला, पुत्री के विवाह पर, पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर, यानी पुत्री के विवाह पर लिए जाने वाला कर। और यह कर कितने रुपए का था यह भी आपको ध्यान रखना, उस समय 5 रुपए का था। उस समय यह कर कितने का था? 5 रुपए का था। कितने का था साथियों? 5 रुपए का था। यह आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी साथियों को? तो 5 रुपए का और टैक्स लगा दिया, बोले पुत्री का विवाह कर। हाँ भैया नोट करते जाइएगा, हालांकि स्टूडेंट्स तो कम है लेकिन नोट कर लीजिए, जो भी है भैया अच्छी चीज आपको मिलेगी यहाँ पर। क्लियर हो गया? अब सुनिएगा, अब क्या होता है जब ये चंवरी कर यहां पर लगा दिया गया तो सभी धाकड़ किसान फिर इकट्ठा हुए और लगभग 200 से लेकर 250 जो जिन विवाह होना था जिन लड़कियों को, वहां पर राव कृष्ण सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि महाराज हम ये टैक्स नहीं चुका पाएंगे, तो आप यहां तो इस कर को स्थगित कर दें, नहीं तो हम इनका विवाह नहीं करेंगे, इनका विवाह स्थगित कर देंगे। और आज से हम आपकी जमीन पर यानी ऊपर माल की जमीन पर बिल्कुल भी खेती नहीं करेंगे, चाहे हम भूखे मर जाएंगे लेकिन हम खेती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस बात से थोड़ा सा कृष्ण सिंह को थोड़ा सदमा लगा, थोड़ा सा हल्का, ज्यादा सदमा नहीं, हल्का सदमा लगा। बोले यार ये अगर खेती नहीं करेंगे तो फिर हम क्या खाएंगे? तो उसने कहा वाह ठीक है, इस चंवरी कर को आधा कर दिया, यानी आप 5 रुपए का नहीं आप 2.5 रुपए का दो। इस चंवरी कर को कितना कर दिया? आधा कर दिया इन्होंने। कितना कर दिया? आधा कर दिया। कब?
जब 200 कवारी लड़कियों को लेकर वहां सभी किसान लोग एकत्रित हुए, कहा कि हम इनकी शादी नहीं करेंगे, आपको चंवरी कर खत्म करना पड़ेगा, और नहीं तो हम खेती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपकी जमीन पर बिल्कुल भी, हमारे खेतों में हम कुछ नहीं बोलेंगे बोएंगे, आप तो आना ढगले लेकर भाग जाना, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं बोएंगे। तब फिर बाद में राव कृष्ण सिंह ने कहा, वाह कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कम कर देता हूं, 5 रुपए की जगह 2.5 रुपए कर दिया, यानी आधा कर दिया। 5 रुपए की जगह 2.5 रुपए कर दिया, आधा कर दिया। क्लियर हो गया क्या भाई यहां तक? आगे सभी साथियों को समझ में? और सुनिए, और राव कृष्ण ने कहा, बोले तुम चाहे इस लड़कियों का विवाह करो या नहीं करो, चाहे तुम इन्हें बाजार के अंदर बेच दो, लेकिन मैं इसको समाप्त नहीं करूंगा, मैं इनको समाप्त नहीं करूंगा। हाँ मैं थोड़ा कम कर सकता हूं मैं थोड़ा कम कर सकता हूं। तो उसने क्या कर दिया? कम कर दिया। उसने क्या कर दिया? कम कर दिया, लेकिन समाप्त नहीं किया। हो गया क्लियर आगे सभी साथियों को? अब सुनिएगा अब सुनो, यहां पर कम करने की बात बोली थी, किसान लोग अड़ गए थे, बोले किसान लोग इसलिए अड़ गए, बोले तुम तो ये कह रहे हो हमारी बेटियों को हम मतलब बाजार में बेच दें, ये कोई सब्जी के बाजार थोड़ी है जो हम बेच दें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको नहीं हटाओगे तो हम आज से आपकी जमीन पर हल नहीं चलाएंगे। किसी भी किसान ने हल नहीं चलाया, किसी भी किसान ने हल नहीं चलाया। तो राव कृष्ण सिंह थोड़ा सा घबरा गया। राव कृष्ण सिंह राव कृष्ण सिंह घबरा गया, घबरा गया और चंवरी कर को वापस लिया। चंवरी कर को वापस लिया, वापस लिया, और लगान कर, और जो लगान कर था, लगान कर को 2/5 भाग किया। जब किसानों ने हल नहीं चलाया, जब किसानों ने खेत में हल नहीं चलाया, जब किसानों ने खेतों में हल नहीं चलाया, तब ये मैंने नोट करके लिख दिया, ये मैंने आपको लिखवा दिया है ताकि आप इसको समझ सके, आप इसको पढ़ें। यानी राव कृष्ण सिंह घबरा गया, चंवरी कर को समाप्त किया, लगान कर को 2/5 भाग किया। कब? जब किसानों ने खेतों के अंदर हल नहीं चलाया, किसानों ने खेतों के अंदर हल नहीं चलाया। अब देखिए 1906 में 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है, कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। यानी ये तो भाई गया, कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसका कोई बेटा नहीं था, तो क्या कर दिया, इसका नजदीकी रिश्तेदार था पृथ्वी सिंह। कौन था? पृथ्वी सिंह को शासक बनाया जाता है। जो इसका रिश्तेदार था, मैं लिख रहा हूं हर चीज आपके सामने, जो इसका क्या था? रिश्तेदार था। यानी कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह को यहां का शासक बनाया जाता है, यहां का उत्तराधिकार बनाया जाता है। शासक का मतलब यहां इसका मतलब ऊपर माल था, इस जागीर का क्या बनाया जाता है? उत्तराधिकार। उत्तराधिकार है ना, मैं शासक लिख रहा हूं, आप ध्यान रखिए, उत्तराधिकार बनाया जाता है। ऊपर माल का उत्तराधिकार नियुक्त किया गया, किसको? पृथ्वी सिंह को। किसको नियुक्त किया गया? पृथ्वी सिंह को नियुक्त किया गया था। अब इसने क्या किया? इसने सबसे पहले क्या किया वो आप समझिएगा। उत्तराधिकार बनते ही, उत्तराधिकार बनते ही
बनते ही पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगा दिया। तलवार बंधाई कर लगा दिया। तलवार बंधाई कर लगा दिया। अब आप समझने की कोशिश करना, यानी भाई ये तो और ज्यादा होशियार बन गया उससे। यानी उत्तराधिकार बना और बनने के बाद इसने तलवार बंधाई कर लगा दिया। अब तलवार बंधाई कर का मतलब क्या होता है? तलवार बंधाई कर का मतलब होता है कि अगर किसी का पुत्र अगर शासक बनेगा तो उससे टैक्स लिया जाएगा। इसको बोलते हैं तलवार बंधाई कर। क्या बोलते हैं? तलवार बंधाई कर। क्लियर हो गया क्या आगे सभी साथियों को? तलवार बंधाई कर लगा दिया इसने। तलवार बंधाई कर, बड़ी धनराशि, अपमानित कर भी कहते हैं या उत्तराधिकार कर भी कहते हैं। अपमानित कर भी कह सकते हैं इसको। तलवार बंधाई को अपमानित कर और उत्तराधिकार कर भी कहते हैं। तलवार बंधाई जो कर है इसको दो नाम से जाना जाता है। एक अपमानित कर, अपमानित कर, तलवार बंधाई को अपमानित कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपमानित कर या उत्तराधिकार कर। उत्तराधिकार कर, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा, ये छोटी छोटी बातें वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सुनना, जब ये 1906 में इस प्रकार का टैक्स लगा दिया था तो साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण जी और ब्रह्मदेव जी ने इसका विरोध किया। तो तलवार बंधाई कर था, तलवार बंधाई का विरोध किसने किया? तलवार बंधाई कर था, तलवार बंधाई जो कर था इसका विरोध किस किसने किया? तो वो आप ध्यान रखिएगा। इसका विरोध किया था साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास ने, फतेहकरण चारण ने और ब्रह्मदेव ने। इन्होंने कहा कि हम भाई तलवार बंधाई कर हम देंगे नहीं। इन्होंने जमकर इसका क्या किया था? विरोध किया था। इन्होंने जमकर विरोध किया था। ठीक है, अब सुनिए। तो जब इन्होंने विरोध किया था तो 1913 में, 1913 में इन लोगों ने बोला कि हमें खेतों की पड़त कर नहीं देनी है। 1913 में साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव और यहाँ के तमाम किसानों ने मिलकर कहा कि भाई कुछ भी हो, अब हमें पड़त कर नहीं देना है। तो जब इन्होंने पड़त टैक्स नहीं दिया तो साधु सीताराम दास क्या था? ये पृथ्वी सिंह था। यहाँ पर पुस्तकालय, इनका जो डिपार्टमेंट था उसमें पुस्तकालय में, लाइब्रेरी के अंदर नौकरी करता था। तो इनको क्या किया, इस पृथ्वी सिंह ने इसको नौकरी से निकाल दिया। पुस्तकालय की जो नौकरी करता था वहां से साधु सीताराम दास को नौकरी से निकाल दिया। कब? 1913 में। तो 1913 में पढ़त कर नहीं देने पर नौकरी से निकाला, नौकरी से निकाल दिया। और नौकरी से निकाल दिया किसको? साधु सीताराम दास को। साधु सीताराम दास को नौकरी से निकाल दिया। क्लियर हो गया साथियों? आगे सभी साथियों के समझ में? साधु सीताराम दास को कहां पर नौकरियों से निकाल दिया और कहां डाल दिया? जेल में ले जाकर बिठा दिया। इसको बोले, इसको गिरफ्तार किया, बोला आज से इसको नौकरी से भगा दो, इसको जेल में ले जाकर बिठा दिया। हाँ जी, ज्योति जी जुड़े हैं चैनल पर। आगे सभी को समझ में? क्लियर हो गया? अब सुनिए, जैसे इनको जेल में ले गए तो भाई यहाँ के किसानों ने फिर दंगा करना शुरू कर दिया, हल्ला मचाना शुरू कर दिया। 1914 के अंदर, 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1914 में पृथ्वी सिंह की क्या हो जाती है?
1914 में पृथ्वी सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है और 1916 में केसरी सिंह उपरमाल का नया जागीर बनाया जाता है। तो 1916 में केसरी सिंह को केसरी सिंह को केसरी सिंह को उपरमाल का नया उत्तराधिकार बनाया जाता है। नया उत्तराधिकार बनाया जाता है, बनाया गया। पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है 1914 में और 1916 में केसरी सिंह को उपरमाल का नया उत्तराधिकार बनाया जाता है और ये बिल्कुल बालक था, यानी बाल्य अवस्था में ये बन गया था। ठीक है, क्लियर हो गया आगे सभी साथियों को? हो गया क्लियर? अब सुनिएगा, जब ये नाबालिग था तो क्या हुआ था कि नाबालिग होने की वजह से इस ठिकाने का जो जो शासक बनाया गया था, मुंसरिम बनाया गया था, वो डूंगर सिंह भाटी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डूंगर सिंह भाटी को। तो जो ये नाबालिग था ना भैया, ये कौन था? नाबालिग था, अल्पसंख्यक था, सॉरी अल्पसंख्यक क्या, बाल्यावस्था में था। ठीक है, नाबालिग होने के कारण इस क्षेत्र की जो देख रेख थी इस क्षेत्र की जो देख रेख थी उसकी जो जिम्मेदारी दी गई थी वो डूंगर सिंह भाटी को दी गई थी। किसको सौंप दी थी? डूंगर सिंह भाटी को सौंप दी गई थी। अब सुनिएगा, 1916 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रवेश किया विजय सिंह पथिक ने, भूप सिंह जिसका उपनाम है। तो आप ध्यान रखना, 1916 में 1916 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं, ये ध्यान रखना भैया। एक मिनट में पानी पी लेता हूं, एक मिनट पानी पी लेता हूं, आप नोट्स कर लेना। हाँ, टाइम भी नोट करते जाना, टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओहो, कितने मिनट की हो गई? 42 मिनट क्लास हो गई। 42 मिनट क्लास हो चुकी है भैया। हाँ, तो इसका आज एक पार्ट अपन यहाँ कंप्लीट करते, कल इसी के अपन आगे पढ़ेंगे, कल इसी के अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगली क्लास में साइंस की लेकर आऊंगा, नहीं तो फिर सारे सिस्टम से चलेंगे, नहीं तो फिर बड़ा है ये थोड़ा। ठीक है, कल इसको आगे पढ़ लेंगे। अब अगली क्लास में आपके सामने साइंस की लेकर आ रहा हूँ। हाँ भैया, अगली क्लास में साइंस की लेकर आ रहा हूँ। आज की क्लास का यहाँ पर टाइम हो चुका है, अगली क्लास में साइंस की लेकर आ रहा हूँ। इस क्लास में फिलहाल इतना ही, अगली क्लास में साइंस के, इसका जो अगला पार्ट है इसी के जस्ट अपन आगे स्टार्ट करेंगे कल। अभी मैं साइंस की क्लास लेकर आ रहा हूँ, बने रहिए आप क्लास के अंदर, रेगुलर बने रहिएगा।